प्रॉफिट बताते हुए आप एक पास का पॉइंट छोड़ गए। प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाना है। रिकैप ले लेते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाने के लिए आपको चाहिए लाइसेंस। लाइसेंस देगा एससीसीपी और एससीसीपी की 4 शर्तें माननी है। 4 शर्तें हमें बताने का शर्फ हासिल करेंगे किबला। डिविडेंड नहीं देना मेंबर्स को किसी भी किस्म का कोई प्रॉफिट का शेयर नहीं देना। अगर प्रॉफिट आ जाए तो अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाना है। पाकिस्तान की बका सलामती और ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट नहीं आना। एक ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को फॉलो करना होगा, उन ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक चलना होगा, ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट नहीं आना होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट्स सिर्फ 12 थे, वो 12 हमें कौन बताएगा? किबला ने हाथ खड़ा किया। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसर्च, रिलीजन हो चुका है, साइंस भी हो चुका है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एजुकेशन, 9, 2 और रह गए। आखिरी वाला तो एनी अदर है। कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड, कोई खेल कूद से रिलेटेड, कोई अच्छा स्पोर्ट्स। मुश्किल सवाल, इन्होंने मिस क्या किया? हेल्थ। ठीक है जी, फिर से ट्राई करते हैं। 12 पॉइंट्स कौन से हैं? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, ये सारे पढ़ाई वाली चीज़ें इकट्ठी करती हैं। भाई मैट्रिक के बाद ये होता है ना कि आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है। वो होता है ना कि एफएससी करनी है, आईकॉम करना है या एफए करना है। तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, तो ये तो 4 2 से इकट्ठे हो गए। ठीक है, रिलीजन, हेल्थ, स्पोर्ट्स और रिसर्च 4 साइड पे हो गए। चैरिटी, वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनी अदर। तो इसमें ना मुख्तलिफ टोटके बना के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ निमोनिक्स बनाए जा सकते हैं। हर किसी का पहला पहला करैक्टर पकड़ा, क्योंकि ये तरतीब इस तरतीब में बताना तो ज़रूरी है ही नहीं। कोई निमोनिक बनाने की कोशिश करें, हर किसी का पहला पहला लेटर बनाएं। आज निमोनिक बना के इसको एक दफ़ा तो ज़रा। हाँ जी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एनी अदर। अदर को ओ कर दे, ए कर दे, अपने पास ऑप्शन रखते हैं A/O। हाँ जी, ये कैरेक्टर्स इनके साथ खेलना है। अस्करी ना करें, कहाँ है? ले जी, ए, इसे ख़त्म कर देते हैं, S C, अच्छा ऊपर भी है, चलें C, ठीक है, वो बड़ा वाला डाला। एक ए यहाँ से पकड़ ले, ये मिल जाएगा हमें, एनी अदर वाला। ए, इसे भी ख़त्म कर दिया, R E, ठीक है, मतलब हमारा वाला अस्करी है ना, मतलब सिविलियन अस्करी ऐसे ही होता है। अस्करी हो गया। अब ये HERS, हर्ज, हाँ जी। अब जो बच गया है, अस्करी तक तो कहानी इजी हो गई है। हमारे पास H है, R है, S है, E है और एक और S है।
रईस, हर तक तो बन जाता है, जैसे ना हर हाइनेस, हर अस्करी, वाह। सी वैसे वहां इजाफी है, अगर उसका यहां हम कुछ कर सकें, चीयर्स, जोर से चीयर्स करेंगे तो दो फैस, सी वहां से आ जाएगा, एच ई आर डबल एस, अस्करी चीयर्स। जब ओए होए होए, अस्करी चीयर्स। बस जहन में रखना है कि यहाँ ई के बजाय एस डबल है, अस्करी बहुत जोर से चीयर कर रहे हैं। चलो जी, मसला ही हल हो गया। अस्करी चीयर्स। क्या 12 कैरेक्टर पूरे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अस्करी चीयर्स। अस्क्रीचर्स नहीं, ये खतरनाक। देखिए, एथिकल भी होना चाहिए। हमें समझ आ गया कि आपने बना एस्क्रीचर्स लिया है, लेकिन मैं फिर भी एथिकल रहने की कोशिश करूंगा। रिसर्च, उसमें क्या क्या मिल जाएगा हमें? लें जी, R E A S, मैंने कहा शायद 2 ए फिट कर दें हम। रिसर्च 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, दूसरे कलर से क्रॉस लगाते हैं ताकि हमारे करैक्टर खोए हुए वापस आ जाए हमारे पास। R E S E A R C H S S C, और ये एक इजाफी यहाँ पे ए फिर रहा है, वो एनी अदर है। CSS रिसर्च। भाई ने एक अहम किरदार अदा किया इसमें रिसर्च का। असल में अलग अलग तरह से लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन मेरा था कि हम इस वक्त बने बनाए किसी उस पर ना जाएं, हम अपने तरीके से देखें कि हमने एक्रोनिम कैसे बनाना है, ताकि कल को ये एक चीज़ थोड़ी है, ये कोई पहली चीज़ थोड़ी जिसमें 12 आइटम है। आगे डायरेक्टर रिपोर्ट में 18 आइटम्स भी हैं, ठीक है, हाँ, लाइन आइटम्स हैं। तो इस तरह से अगर निमोनिक बना लिया जाए तो वो एक दफ़ा थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद ना फिर उसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अस्करी चीयर्स या CSS रिसर्च। CSS रिसर्च ज़्यादा मज़ेदार काम है, क्योंकि अस्करी भी धक्के से मैंने अस्करी बनाया था, वो जो है ना वो केव से होता है अस्करी। ठीक है जी, तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। CSS रिसर्च लिखने के बाद एंड पे एनी अदर, ठीक हो गया। तो हमारे वो 12 ऑब्जेक्ट्स की जो है वो हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई, CSS रिसर्च। ये 12 ऑब्जेक्ट्स, एक मिनट, ये 12 पूरे करें इसकी बेस पे, इस तरतीब से। अपना बनाया हुआ था वो क्या था? कार्स हर्स सैका, ठीक है, कार्स भी सही है, हर्स भी सही है, और फिर उन्होंने आगे एक वो वर्ड ऐड किया, तो फिर तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप फिर गलत सैंपल है। भाईजान, आपके नाजुक कंधों पे एक भारी जिम्मेदारी आ चुकी है। सी से क्या होता है? कॉमर्स। एस साइंस, एक और एस स्पोर्ट्स। आर
रिलीजन, ई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एस सोशल वेलफेयर, ई पढ़ाई से ताल्लुक है, एजुकेशन, ए आर्ट्स, आर रिसर्च पीछे हो नहीं चुकी, रिलीजन हुआ था, रिसर्च, चैरिटी, हेल्थ और एनी अदर। तो अब आपने करना ही है कि किताब में जहाँ लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट पे कांटा लगाना है, पहले लिखना है CSS, फिर गैप देना है, फिर RE, इस तरह से करके वो एक एक करके लेटर लिखना है और आगे वो वर्ड उसके कंप्लीट लिख देना है और निमोनिक बना के याद कर लेना। यानी कि सबसे बेस्ट काम एक बड़ी चीज़ या जिसमें ज़्यादा आइटम्स होते हैं उसको करने का ये होता है कि आप उसका निमोनिक सा बना देते हैं। तो CSS की रिसर्च वाजिब। चारों पॉइंट्स क्लियर? लाइसेंस मिलने से होता क्या है कि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बन जाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाती है, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि नाम के एंड से कुछ गायब कर सकते हैं। क्या गायब कर सकते हैं? लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड, इस तरह के जो अल्फाज है वो नाम के एंड से आप गायब कर सकते हैं। हो गया गायब। आपका लाइसेंस किसी भी वक्त रिवोक हो सकता है। रिवोक क्यों हो सकता है? बहुत सारी शर्तें थी, उन शर्तों में से कोई 6 शर्तें हमें बताएंगे वो वाले भाई। कोई सी 6 शर्तें बता दें। मेंबर बिलो मिनिमम नंबर हो गए, ये जस्ट एंड इक्विटेबल लग रहा है कोर्ट को कि वो उनको कह दे, या SECB को लग रहा है कि जी इनको मना कर दें। कंडीशन ऑफ लाइसेंस पूरी नहीं की अंडर दिस सेक्शन या कोई भी और लॉ वगैरह को फॉलो नहीं किया। पिछले 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स वगैरह नहीं बनाए या नहीं भेजे। 5 बातें इन्होंने बताई। इसके अलावा कोई और ऐड ऑन करना चाहे? पाकिस्तान की उसके अगेंस्ट, बका सलामती के अगेंस्ट हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाएं, किसी गैर कानूनी जो लोग इसको बनाने वाले हैं वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह करते हो, उल्टी सीधी स्कीमें चलाते हो, आवाम को धोखा देते हो, आर्टिकल्स मेमोरेंडम के खिलाफ काम करते हो, तो एक लिस्ट ऑफ संगीन घिनौने जुर्म जो अगर करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लिस्ट इसको भी क्राइम करना है। देन फाइनल स्टेप आता है, इस लिस्ट में कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आ रही। ऑल क्लियर जी? जी, नॉट फॉर प्रॉफिट क्या एक पब्लिक कंपनी हो सकती है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग पब्लिक कंपनी और गारंटी लिमिटेड कंपनीज ही नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाती हैं। यानी कि ये बैक एंड पे एक कंपनी होती है और फ्रंट पे एक लाइसेंस होता है। उस लाइसेंस के बाद ये करते वही काम है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, लेकिन इनका लीगल स्टेटस एक पब्लिक कंपनी का ही होता है। जी, प्राइवेट कंपनी असल में नहीं बना सकती, लेकिन आपकी किताब में ऐसा लिखा नहीं है कहीं। रूल्स के मुताबिक प्राइवेट कंपनी ये नहीं कर सकती, ये पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। बट वही बात है कि हमारी किताब में इसका रेफरेंस नहीं मिलता, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? एक दर्जा आगे बढ़ते हैं। लाइसेंस अगर रिवोक हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है? स्टॉप कर दें काम करना, डोनेशंस वगैरह रोक दें, डोनेशन मांगना है, डोनेशन रिसीव करना आप रोक दें। फिर क्या करें? जी, अपने सारे नेट एसेट्स अपने जैसे किसी सेक्शन 42 वाली कंपनियों को, प्रेफरेबली आप जैसा ही लाइसेंस हो उसका, आपसे मिलती जुलती सिमिलर हो, उसको ट्रांसफ़र कर दें। 90 डेज़ में ट्रांसफ़र कर दें। लाइसेंस ख़त्म होने के 90 डेज़ के अंदर अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र करते हुए कोई चीज़ रोक सकते हैं? थोड़े से पैसे रोक सकते हैं, वाइंडिंग अप या नाम स्ट्राइक ऑफ करने की फ़ीस रोक सकते हैं। फिर आपने 90 दिन के अंदर अंदर ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र के बाद क्या करें? 15 दिनों के अंदर अंदर बताएं रजिस्ट्रार वगैरह को कि हम लोगों ने ये काम कर लिया है, हमने अपने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए, आप बताएं आपका क्या हुक्म है। रजिस्ट्रार आपका एक जो ऑर्डर है उसको रजिस्टर करेगा, आपका जो नोटिस है आपको कहेगा कि हाँ भाई मैं एक्नॉलेज करता हूँ आपकी ये चीज़ मैंने अपने पास नोट कर ली है कि अब आप आज़ाद हो चुके हैं। फिर क्या होगा?
उसके उसके रजिस्टर करने के 15 दिनों के अंदर अंदर दो में से कोई एक काम करना है। अच्छा 30, हाँ ठीक है, 15 दिन पीछे हमने बात कर दी, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर दो में से एक काम करना है, या वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की तरफ चले जाना है इफ यू हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इफ यू डोंट हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्ट्राइक ऑफ की तरफ चले जाना है। कंप्लीट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के टॉपिक में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? मतलब रिकॉर्ड्स में से नाम हटा दिया जाएगा कि ये अब इस नाम की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस नाम से क्या कोई दोबारा कंपनी आ सकेगी? उसके ऊपर नेम्स की अपने रूल्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसको मतलब कागज तक से हटा दिया जाएगा कि ये फारिग हो गई, अभी ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल, असल में जब तक वो बंद नहीं हो रही तब तक आप कम से कम उसको एंडिंग वर्ड्स लगाने हैं ताकि लोग उस पर भरोसा ना करें कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। यानी आपने लोगों को फौरन से डिस्करेज करने के लिए एक तो डोनेशन रोक देनी है, और हो सकता है आप रोकते रोकते भी लोग डोनेशन दे दें, तो आपने अपने नाम के साथ अब एंडिंग वर्ड्स लगाने शुरू कर देने हैं, लिमिटेड लगाना शुरू कर देने हैं, गारंटी लिमिटेड, जो माइनस किया था वो लगाना पड़ जाएगा जी, उस वक्त तक के लिए जब तक आप बंद नहीं हो जाते। बिल्कुल जी, जो चला रहा है अगर वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में है तो उसको निकाल दें, कंपनी को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाला उसको चला रहा है वो डोनेशंस के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इसका मतलब है इस इदारे के ऊपर लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है कि वो बाहर बैठ के या कहीं ना कहीं से उस इदारे को पैसे देते हैं और उस पैसे से ये इदारा गलत काम करता है। तो जो बंदा चलाने वाला है अगर वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? इस इदारे के थ्रू कर रहा है। तो टेक्निकली उसने इदारा इस्तेमाल कर लिया, वो इदारा हाईलाइट हो गया है और अब उस इदारे के पास ज़्यादातर चीज़ें गलत आ रही हैं। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है या मनी लॉन्ड्रिंग, ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ होती है कि उसके बाद ये फिर नहीं छोड़ते। किसी भी सियासतदान को अगर पकड़ना है तो ये आखिरी हल होता है इनके पास। नवाज शरीफ को भी जब एंड पे पकड़ना था तो ये मनी लॉन्ड्रिंग पे लेके आए, और इमरान खान का भी जो केस अपना दबा के रखा है इन्होंने, जी, दैट वाज फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग क्या था? बेसिकली ये कि बाहर से पैसा आया, रिकॉर्ड में उस तरह से नहीं था, तो इस तरह का बेनामी पैसा जब बीच में आता है और उसमें गुमान ये है कि बाहर से पैसा पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना है। अब दहशतगर्दी की डेफिनेशंस कई हैं, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा ये एग्रेशन फैलाना भी दहशतगर्दी है। तो बड़ा आसानी से कभी भी अगर उन्होंने तंग करना होगा, यानी कि जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा ना और उन्हें फिर भी पकड़ना होगा, तो बहरहाल फॉरेन फंडिंग सबसे हैवी केस है। तो हर किसी के एक दो इस तरह के केस जेब में रखे हुए होते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको कुछ अर्से के लिए ब्लैकमेल करते हैं, फिर उससे अपनी बातें मनवाते हैं और फिर दोबारा से काम शुरू हो जाता है। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये काफ़ी बड़े ऑफेंस माने जाते हैं क्योंकि ये कौमी लेवल के ऑफेंस हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? गवर्नमेंट की तरफ से एक नुमाइंदा आएगा, गवर्नमेंट एक खास पैनल से बंदा भेजती है, वो आपके और कंपनी को टेकअप करेगा और फिर कंपनी को अपने तरीके से चलाएगा। तो समझें गवर्नमेंट का ऑफिशियल नुमाइंदा होगा। अगर आप कंपनी को सही से बंद नहीं कर रहे तो फिर वो आएगा और वो आके बंद कराएगा। यानी 5 साल तक अगर वो बंदा नहीं है और कंपनी और एओबी नहीं बना सकता, कोई कंपनी नहीं बना सकता, वो किसी कंपनी में नहीं जा, मतलब अगर एक बंदे किसी का लाइसेंस इस तरह से रिवोक हुआ है तो वो एक तो आगे वाली कंपनी में नहीं जा सकते, और चूंकि उनका लाइसेंस इसलिए रिवोक हुआ है कि मिसमैनेजमेंट की है तो फिर उनके ऊपर बैन भी लग जाता है। वो कंपनी लॉ के अंदर उन पर बैन लग जाता है। वो ज़ाती ज़िंदगी में हल्का फुल्का बिजनेस करें तो ठीक है, लेकिन ये जो पब्लिक लेवल का बिजनेस है कंपनी, ये मना हो जाता है। जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अच्छी तरह से कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? जी, मिनिमम मेंबर 3 होते हैं पब्लिक कंपनियों में और प्राइवेट में 2 होते हैं। अगर इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम क्या लिमिट है? प्राइवेट में मैक्सिमम की 50 लिमिट है, बाकी जगह कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। एक कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियों में हज़ारों शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ प्राइवेट में पाबंदी है 50 मेंबर्स की। जी, पक्का? आगे चलते हैं।
अब हम अगले चैप्टर में एंटर होने की कोशिश करते हैं, यानी कि लिखा हुआ इसी चैप्टर में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कुछ बातें ऐसी हैं जो अब टॉपिक्स हटके हैं। ये चैप्टर वॉज अबाउट कंपनी क्या होती है, कंपनी का क्या मामला है, तो इन्होंने नाम में लिख दिया इंट्रोडक्शन टू कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन। तो उनको लगा कि ये लफ्ज़ लिख देने का मतलब है कि अब हमें उसके ऊपर लंबी चौड़ी बात करनी पड़ेगी। पहला सवाल, कंपनी लोग क्यों बनाते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी हो और सेपरेट पर्सन हो, सारी जिम्मेदारियां उसके खाते डल जाएं, और थोड़ा सा अगर आपने टैक्स वाली बातें पढ़ी हैं तो हो सकता है आप कहते हैं टैक्स की प्लानिंग कर सके। मैं एक इंसान हूँ, मैं जो पैसे कमाऊंगा मैं उस पर टैक्स दूंगा, मैं जो सैलरी लूँगा उस पर टैक्स दूंगा। तो अगर मैं एक इदारे से सैलरी लेता हूँ या मैं अपने इदारे से सैलरी लेता हूँ तो वो इदारे को तो इनएडमिसिबल हो जाएगा, या मैं कहीं से सैलरी लेता हूँ तो सैलरी मिल जाएगी, एक्सपेंसेस मेरे कोई नहीं काउंट करेगा। लेकिन अगर एक कंपनी सर्विसेज दे रही हो कॉलेज को, कॉलेज एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और कंपनी कॉलेज को आके पढ़ाई की सर्विसेज देगी, और मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, एक कंपनी हो मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, और वो कंपनी इनको सर्विस देती हो कि हम आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे, और मैं एक सस्ता एम्प्लॉय हूँ और मैं कम पैसों में सर्विस दे रहा हूँ और कंपनी इनसे ज़्यादा पैसे मांगे, फिर कंपनी की वो बिजनेस इनकम है, कंपनी उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेगी, टीचर की सैलरी माइनस कर देगी, अपने खर्चा पानी माइनस करेंगे, बिजली के खर्चा माइनस करेंगे, पता नहीं क्या क्या माइनस करके इतना सा प्रॉफिट बनाएंगे, उस पर टैक्स देंगे। और अगर डायरेक्ट सैलरी होती वो, तो सारा का सारा टैक्स, सैलरी पे तो एक्सपेंस अलाउड नहीं। भाई मैं सैलरी अगर कमाऊँ, मैं बिजली का बिल भी तो देता हूँ, मैं खर्चा भी तो करता हूँ, मैं पेट्रोल भी तो भरवाता हूँ गाड़ी में, उसके ऊपर कोई वो नहीं। लेकिन अगर यही बिजनेस इनकम हो तो एक्सपेंसेस अलाउड होंगे। तो होगा ये कि अगर मैं अपने आगे कंपनी ले आऊँ, वो कंपनी जिसका भी थोड़ा पहले जिक्र किया था मैं ही हूँ, तो अगर मैं ही एक कंपनी बन जाऊँ और मैं ही अपनी कंपनी में अपने आप को मुलाजिम रख लूँ, तो कितना आसान हो जाएगी ज़िंदगी। मेरे पास जो इनकम आए वो मेरे पास डायरेक्ट आएगी तो टैक्सेबल, वो एक कंपनी को मैं दूँ क्योंकि कंपनी मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और कंपनी के पास 25 एम्प्लॉइज़ हो, उन सबको वो सालाना 6-6 लाख रुपए तनख्वाह देते हो। 6 लाख मैंने क्यों बोला? टैक्सेबल ही नहीं है। तो अगर 25 लोगों को 6-6 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तो 1.5 करोड़ टैक्स माफ हो गया। और अगर वो 1.5 करोड़ मेरे पास आया होता, टैक्स देना पड़ता, तो क्यों कौन बनाऊंगा कंपनी? टैक्स बचाने के लिए। तो बहुत सारे लोग कंपनी टैक्स बचाने के लिए भी बनाते हैं, टैक्स प्लानिंग के लिए भी बनाते हैं, अपना स्टेटस और कंपनी का स्टेटस अलग अलग करने के लिए करते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअली अकेले हैं और आपके अपने एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल हो जाते हैं। मैं अगर गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं तो मैं खर्चा क्लेम नहीं कर सकता अपनी इनकम में, लेकिन एक कंपनी जो मुझे बुला रही है कि मैं पढ़ाऊं और वो मेरे पेट्रोल का खर्चा इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने मेरे से काम करवाना है, वो कंपनी कौन है? सेपरेट लीगल पर्सन। तो एक कंपनी है जिसने मुझे हायर किया हुआ है, वो कंपनी मेरे पेट्रोल का खर्चा देती है इसलिए कि ताकि मैं कॉलेज पहुंच के पढ़ा सकूं। वो कंपनी मेरे घर का बिजली का बिल देती है इसलिए कि मैं घर बैठ के ऑनलाइन क्लासें बना के इन तक पहुंचा सकूं। तो मेरे सारे पर्सनल खर्चे ऑफिशियल खर्चे बन गए। ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दूसरे मुल्क का सैर कराती है। तो मैं अगर मुल्क से बाहर भी जाऊं तो सारे खर्चे कंपनी के। तो अगर मैं सैलरी कमाऊं और मैं मुल्क से बाहर जाऊं तो वो खर्चे मैं कहीं काउंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ना कमाऊं, एक कंपनी कमाए और कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को ऑफिशियल काम से मुल्क से बाहर भेजे, तो खर्चे। तो कंपनी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग टैक्स की प्लानिंग करने के लिए बनाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, ये बहुत बड़ी गेम है कि लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो गई और सामने आपके पर्दा आ गया कंपनी का। अब जो कर रही है वो कंपनी कर रही है।
तो आप अपने खर्चे जिनको आप एक्सपेंस नहीं ट्रीट कर सकते थे वो कंपनी के नाम पे आप इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। बात समझ आई? तो एक तो लोग कंपनी इसलिए बनाते हैं कि नीयत ख़राब होती है, एक कंपनी इसलिए बनाते हैं कि उनको एक ब्रांड चाहिए होता है, उनको एक ऑथराइज स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। और कुछ लोग कंपनी इसलिए बनाते हैं कि उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं चाहते लेकिन उन्हें फिर भी कंपनी बनानी पड़ जाती है। शेल कंपनीज वही खोखली कंपनीज होती हैं जो सिर्फ नाम के तौर पे चल रही होती हैं। अब जब बात चली है तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कंपनियों पे टैक्स कितना है आज की डेट में? 29 है 30 है? 29%। दुबई में 5% है। पाकिस्तान की एक कंपनी मलेशिया से एक चीज़ खरीदती है 10 रुपए की और पाकिस्तान में सेल करती है 100 रुपए की। कितना प्रॉफिट हुआ? 90 के प्रॉफिट पे टैक्स देंगे 29% के हिसाब से। ये रॉन्ग नंबर है। लेट्स डू इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट वे। मलेशिया की एक कंपनी 10 रुपए का माल दुबई की एक कंपनी को देती है। 10 रुपए का माल दुबई की कंपनी वो माल 88 रुपए का, बल्कि 88 भी नहीं, इसे कर लेते हैं 95 रुपए का पाकिस्तानी कंपनी को बेचती है। ये वाली कंपनी को। अब मलेशिया से माल नहीं मंगवा रहे, हम दुबई की कंपनी से मंगवा रहे हैं 95 रुपए का। हमें पाकिस्तान में कितना प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का। हमारी दुबई वाली कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 85 पे 5% के हिसाब से टैक्स देगी दुबई वाली कंपनी और पाकिस्तान की कंपनी 5 रुपए पे 29% टैक्स देगी। तो पहले हमने टैक्स देना था 90 रुपए पे 29%, कितना बना? 27 से थोड़ा सा कम, 26.1। अब आप 2 दफा टैक्स दे रहे हैं, 85 का 5% और 5 का 29%। ये 1.5 हो गया और ये 4 तो कितना टैक्स हो गया? 5.75। बनता कितना था? चूंकि एक कंपनी बीच में आ गई। दुबई में बैठी हुई। तो टेक्निकली माल अभी भी मलेशिया से पाकिस्तान पहुंच रहा है, लेकिन एक कागज़ में पहले वो दुबई सेल होता है। और ज़रूरी नहीं कि दुबई में एक कंपनी बैठ के अगर माल खरीद रही है और बेच रही है तो उसको अपने मुल्क भी मंगवाना हो। वो एक मुल्क से माल खरीद के दूसरे मुल्क बेच सकती है। तो दुबई की कंपनी ने मलेशिया से माल खरीदा, पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तानी कंपनी ने दुबई कंपनी से ख़रीदा जिसको उसने मलेशिया से डिलीवर करवा दिया। पाकिस्तानी कंपनी ने एहसानमंद होकर उनको 95 रुपये दिए कि जी हम आपसे 95 का ख़रीदेंगे। तो ये दुबई में है ना, ये शेल कंपनी है, ये हवाई कंपनी है, खोखली कंपनी है, ये खाली कंपनी है। ये सिर्फ कागज़ है और पता नहीं दुबई में है भी या नहीं, वो कागज़ भी पाकिस्तान पड़ा हुआ होगा। तो ये शेल कंपनी है इस तरह का। तो इस वक्त दुबई मोर देन 50% यही बिजनेस चल रहा है। ये 5% कॉर्पोरेट टैक्स अब आया है, पहले टैक्स फ्री था। तो लोग इसीलिए नहीं ऐसी जगह पे जाते हैं। तो ये पनामा भी क्या था? टैक्स हेवन था। तो अक्सर कंपनियां इस तरह की भी चालबाजियां कर रही होती हैं। लेकिन हमें क्या, हम ये देख रहे थे कि कंपनी लोग क्यों बनाते हैं। हमने कहा खुशी से बनाते हैं, कई दफ़ा टैक्स चोरी के लिए बनाते हैं, कई दफ़ा लिमिटेड लायबिलिटी के लिए बनाते हैं, कई दफ़ा एक सेपरेट पर्सन अपने सामने खड़ा करने के लिए बनाते हैं, और कई दफ़ा मजबूरन बनाते हैं। क्या मजबूरी आ गई? अगर आपके 20 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, अगर आपके 20 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप पे वाजिब हो जाएगा कि आप कंपनी बनाएं। सुनी सुनी सी लग रही है बात, बिजनेस लॉ में पढ़ी थी। पार्टनरशिप,
मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने हैं? हमने कहा था 2 मिनिमम होंगे, और मैक्सिमम पार्टनरशिप का लॉ नहीं बताता, लेकिन एक जालिम कंपनी लॉ बताता है। ये है वो जालिम कंपनी लॉ, सेक्शन 9। 20 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भले वो पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर हैं या नहीं है, उनके ऊपर वाजिब है कि उन्होंने कंपनी बनानी है। 20 से ज़्यादा लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके ऊपर वाजिब क्या होगा? उन्हें कंपनी बनानी होगी। अगर नहीं बनाएंगे तो वो इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर होंगे, जुर्माना पड़ेगा। क्या सारे लोग जो 20 से ऊपर उन्होंने कंपनी बनानी है? लॉ ने कुछ एग्जाम्पशन दे दी। एक एग्जाम्पशन, जॉइंट फैमिली। एक तो आप लोगों ने कैफ 4 में पढ़ी थी ना, प्रोफेशनल्स, कि प्रोफेशनल्स अगर 20 से ऊपर हो तो उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक तो एक्सेप्शन वो है। कई प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जिनके प्रोफेशन ने उन्हें मना किया होता है कि आपने कंपनी नहीं बनानी। जैसे डॉक्टर्स को कंपनी बनाने की इजाज़त उस तरह से नहीं है, जैसे ऑडिट फर्म्स को कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं है। तो अगर एक कुछ प्रोफेशनल्स हैं और उनकी फील्ड ने उन्हें मना किया हुआ कंपनी बनाने से, तो भले वो 20 से ऊपर हो जाए, वो कंपनी नहीं बनाएंगे। एक बात हो गई। तो एक हमारे पास एक्सेप्शन आ गई प्रोफेशनल्स की। देन जॉइंट फैमिली। जॉइंट, पाकिस्तान में अगर एक जॉइंट फैमिली है और वो अपना जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं और उसके मेंबर 20 से ऊपर है, तो उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। रूल क्या है? हर वो जगह जहां 20 से ज्यादा लोग मिलजुल के काम करें, उन्हें क्या करना चाहिए? कंपनी बनानी चाहिए। लेकिन अगर एक जॉइंट फैमिली है और वो एक जॉइंट फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं, तो उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा? 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट फैमिलीज अगर आ जाएं और वो मिलकर जॉइंट वेंचर करें, टिवानों की और खोखरों की फैमिली मिलके काम कर रहे हैं, 18 बंदे उनके हैं और 18 बंदे इनके हैं, किसी एक के 20 से ऊपर नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़े 36 हो गए, 20 से ऊपर चले गए। उनको दोबारा से गिनेंगे, बच्चों को माइनस करके गिनेंगे, 18 साल से छोटों को माइनस करके गिनेंगे, क्योंकि फैमिलियों में तो वो छोटे बच्चे भी मेंबर होते हैं, बिजनेस के बड़े भी मेंबर होते हैं। एक बंदा मर गया तो उसके बच्चे भी उस बिजनेस के शरीक हो जाते हैं। तो अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ की एक जॉइंट वेंचर के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि 20 से ऊपर हैं, उनको माइनर्स हटा के काउंट करें और वो 20 के अंदर अंदर आ जाएं, तो अलाउड है। तो 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज जहाँ पे माइनर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए और तादाद जो है वो 20 के अंदर अंदर रहे, तो अलाउड है। दोनों फैमिलियों की कंबाइंड 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट, भाई एक अकेली फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही हो तो चाहे 100 बंदे हो। 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज है मिलके बिजनेस कर रही हैं, अगर वो 20 से ऊपर हुए तो हम परेशान होकर कहते हैं कंपनी बनाओ। लॉ कहता है कि अगर उनके बच्चों को हटा के जो एडल्ट मेंबर्स हैं उनको काउंट करें, अगर वो मिला के 20 के अंदर अंदर हो तो इजाज़त है, वो बगैर कंपनी बनाए चल सकते हैं। डन। चौथी चीज, रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर लॉ। अगर वो 20 से ज्यादा बंदे पाकिस्तान के किसी और लॉ में किसी और सेटअप के अंदर रजिस्टर हुए हुए हैं, तो फिर उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, सिवाय पार्टनरशिप्स के। पार्टनरशिप भले पार्टनरशिप के लॉ में रजिस्टर हुए हों, उन्होंने कंपनी बनाना है। तो लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? हमने कहा कि कुछ खुशी वाली रीजंस होती हैं, कुछ मजबूरी वाली रीजंस होती हैं। खुशी वाली रीज़न है लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, टैक्स सेविंग, इस तरह के और मामला जिसमें आप अपनी प्लानिंग बेहतर कर रहे होते हैं, आप इसलिए कंपनी बनाते हैं। और सम टाइम आप कंपनी मजबूर होकर बनाते हैं क्योंकि आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्रॉस कर चुके होते हैं, जिसके बाद कंपनी बनाना ज़रूरी हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर जो 20 को क्रॉस कर जाए, पाकिस्तान में हम कहेंगे कि वो इलीगल है। अगर वो 20 से ऊपर थे तो उन्होंने कंपनी क्यों नहीं बनाई? उन पर वाजिब हो जाएगा कंपनी बनाना, सिवाय 4 केसेस के। जॉइंट फैमिली जो कि जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है, 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज जिसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर एक्सक्लूडिंग द माइनर 20 के अंदर अंदर है, प्रोफेशनल्स और वो इदारे जो किसी और, भाई बैंकिंग कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी तो ऑर्डिनेंस में रजिस्टर हुई है,
भले 25 हो, चूंकि वो एक कानून में रजिस्टर हुए हैं तो उनको हम ज़बरदस्ती अपने पास रजिस्टर करने की बात नहीं करेंगे। तो जो ऑलरेडी किसी कानून में रजिस्टर हुए हैं उनको आप धक्के से अपने पास नहीं बुलाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप, भले पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर हुई, आप फिर भी उसको रजिस्टर करने का कहेंगे। क्या तो आपसे पूछते हैं, छोटी सी डिस्कशन है, फिर उसके बाद हम जरा देखते हैं कि obligation to register certain association as companies. No association, partnership or entity more than 20% shall be formed for carrying on any business without registration as company under Companies Act. कोई भी 20 से ज़्यादा बंदों का एक सेटअप पाकिस्तान में नहीं चलेगा जब तक कि वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर ना हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेनल्टी होगी उनको लेवल 1 की। अगर आप कंपनी लॉ पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये पेनल्टीज़ के 3 लेवल हैं। आप बड़े अच्छे टाइम पे कंपनी लॉ में आए हैं। 2017 से पहले क्या होता था, हर जगह जुर्माने लिखे होते थे, इस पर 500 जुर्माना, इस पर 2000 जुर्माना, इस पर 5 लाख जुर्माना, इस पर 17,000 जुर्माना, और कंपनी लॉ के बच्चों का एक बहुत बड़ा टाइम सिर्फ जुर्माने याद करने में लग जाता था। अब बड़ी अच्छी बात हो गई है कि इन्होंने ज़्यादातर इश्यूज़ में अमाउंट्स नहीं डिफ़ाइन की, लेवल डिफ़ाइन कर दिए हैं। दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा स्वयं। लेवल 1 चंद हज़ार तक जाता है, लेवल 1 चंद लाख तक जाता है, और लेवल 3 मतलब लेवल 2 चंद लाख तक जाता है, लेवल 3 चंद करोड़ तक जाता है। कितने हैं, क्या है, सेक्शन 479 में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जहां लेवल 1 लिखा नजर आए आपने मुस्कुरा देना है कि कितने रुपए होते हैं, क्या होता है, पर डे कितना फाइन होता है आपको नहीं पता, बस लेवल 1 दर्जा अव्वल जुर्माना होगा। ज़्यादातर जगह छोटे मोटे ऑफेंस पे लेवल 1 होता है, बड़ा कम लेवल 2 और लेवल 3 नजर आएगा। आपको पूरी किताब में गिनती की 5-6 जगह लेवल 2, 3 नजर आएगा। तो टोटका ये है कि जब लेवल 2, 3 नजर आए तो याद कर लें। उसके अलावा अगर पेपर में कभी आपसे पूछा जाए बताओ इसका क्या जुर्माना होगा, अगर उन 6 में नहीं है तो लेवल 1 ही होगा। तो ये लेवल 1 समझ आया। लेवल 1 जुर्माना होगा। दूसरा जुर्माना बड़ा मजाकिया है, वो कहते हैं देखो पर्सनली लायबल हो जाओगे तुम लोग सारी लायबिलिटीज़ के लिए। वो जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में थे या सोल ट्रेडर थे या कोई अपना बिजनेस कर रहे थे, वो तो पहले पर्सनली लायबल थे। तो इन्होंने क्या सज़ा दी कि अगर तुम लोग कंपनी नहीं बनाओगे तो पर्सनली लायबल हो जाओगे। तो ये तो सज़ा मजाकिया सी है, लेकिन लेवल 1 पेनल्टी जो है ये एक्स्ट्रा से, और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद हज़ार देना इतना कोई मसला नहीं है। तो इन्होंने ज़्यादा डराया नहीं, बस गुजारा रखा है इसमें। एक्सेप्शन क्या है, कोई भी सोसाइटी, बॉडी, एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तान के किसी और कानून में सोसाइटी, बॉडी, एसोसिएशन बने तो उसको ज़रूरत नहीं है ये वाले रूल फॉलो करने की, सिवाय पार्टनरशिप के। जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन अ जॉइंट फैमिली बिजनेस, एक जॉइंट फैमिली है, एक घर है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो अपना जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, उनको मना कर दिया। पार्टनरशिप ऑफ 2 or more joint families where total number of members of such families excluding the minor member does not, माइनर को एक्सक्लूड करके वो 20 से ऊपर ना जाते हो। और पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर, अकाउंटेंट्स या एनी अदर प्रोफेशनल्स, जहां प्रैक्टिस एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नॉट परमिटेड अंडर रेलेवेंट लॉ, या जहां उनके अपने रेलेवेंट लॉ वगैरह में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे इजाजत नहीं है प्रैक्टिस करने की, तो वहां वो लोग अगर 20 से ऊपर हों तो उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? चारों पॉइंट्स क्लियर है? आगे चलते हैं। कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी के स्टेप्स पे बात करते हैं। एक कमरे में 5-6 दोस्त इकट्ठे हुए और वो बड़े एक्साइटेड थे, बड़े जोश में थे। उन्होंने कहा हम खुद की एक कंपनी बनाएंगे, हम मिलके आगे जाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। वो पूरी रात सोचते रहे कि कंपनी क्या होगी, कैसे बनेगी। उनको किसी बड़े ने बताया कि बच्चों, कुछ बड़ा पाने के लिए अच्छे ख्वाब ज़रूरी होते हैं। वो सब सो गए और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह करे हमारे ख्वाब में कंपनी आए। तो जब वो उठे तो कंपनी बन चुकी थी। क्या कंपनी ऐसे बनेगी कि आप सो जाएं और ख्वाब देखें और उसके बाद कंपनी बन जाए?
नहीं। फिर उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कहा कंपनी ऐसे नहीं बनती। आपस में बैठे, उन्होंने कहा पागल हो गए, कंपनी ऐसे नहीं बनती, कोई अच्छा सा नाम सोचो। एक नाम सोचा, उन्होंने कहा बस ठीक है, नाम सोच लिया, कंपनी बन गई। अब सो जाते हैं। क्या नाम सोचने से कंपनी बन गई? नहीं। एक ज़्यादा से आना था, उसने क्या काम करते हैं, उस नाम की एक तख्ती बनाते हैं, बाहर गेट पे लगा के आते हैं। तख्ती ले जाके बाहर गेट पे लगा दी, कंपनी बन गई। कंपनी कैसे बनेगी? ये बेचारे ये 5-6 लोग हैं। आप कहते हैं कि वर्चुअल चीज़ है, जब वर्चुअल हवाई चीज़ ही है तो बस ठीक है, तख्ती लगा दी, बन गई कंपनी। रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा, अथॉरिटीज़ को बताना ज़रूरी होगा, उनके कानून में, उनके रजिस्टर में इंदराज कराना ज़रूरी होगा कि हम पाकिस्तान में एक कंपनी है। करेंगे यही 5-6 लोग काम सारे, होगी वैसे ही हवाई, उसी तरह का वो जैसे हम कहते हैं ना, एक बॉक्स और बॉक्स में पैसे पड़े हुए हैं। तो कंपनी है तो हवाई चीज़, लेकिन इतनी हवाई नहीं है, आप उसको कानून में कहीं रजिस्टर करवाएंगे। तो ऐसे में हम समझेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी रजिस्टर कराना। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को रजिस्टर करवाने को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले आप एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करेंगे, और सिर्फ सेलेक्ट नहीं करेंगे, गेट इट्स अप्रूवल। एक अच्छा सा प्यारा सा नाम चूज करेंगे और अथॉरिटी से पूछेंगे कि इस नाम में कोई मसला तो नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सेम नाम रख लिया हो किसी कंपनी जैसा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई मना हुआ नाम रख लिया हो। तो एक तो नाम रखेंगे, अभी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन नाम की आप अप्रूवल पहले ले सकते हैं रजिस्ट्रार से। SECB की वेबसाइट पे नाम सर्च करने तक की ऑप्शन है, कौन कौन सा नाम सही है, कौन सा गलत है, आप वो भी पूछ सकते हैं। तो कंपनी बनने से पहले आप नाम सेलेक्ट करके एक दफ़ा अप्रूवल ले सकते हैं कि इस नाम में कोई मसला तो नहीं, और इवन आप उस नाम को रिजर्व भी कर सकते हैं 50-60 दिन के लिए अपने पास। तो पहला स्टेप है आप नाम सेलेक्ट करें। दूसरा स्टेप, आप बनाएं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप शिनाख्ती कार्ड बनाएं कंपनी का। आप कंपनी रजिस्टर कराने लगे ना, तो एक कागज़ पे डिफाइन करें कंपनी क्या है, क्या नाम है, क्या ऑफिस होगा, कितना शेयर कैपिटल होगा, क्या बिजनेस होगा, कौन लोग हैं जो इसको रजिस्टर करा रहे हैं। आप एक कागज़ पे लिखें, उस कागज़ का नाम है मेमोरेंडम। अब हम पढ़ चैप्टर 1 में रहे हैं, लेकिन ये सारे यूनिट चैप्टर 2 के हैं। नेम के ऊपर एक पूरा यूनिट है कि नेम क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मेमोरेंडम क्या होगा, उसमें क्या बातें होंगी, कैसे लिखी जाएंगी, अलग यूनिट है। तो नेम सेलेक्ट करें, अप्रूवल ले लें, मेमोरेंडम बनाएं। सेकंड स्टेप समझ आ रहा है? थर्ड स्टेप, मेमोरेंडम क्या है? बेसिक डिटेल, एक सफ़े का कागज़ जिस पे कंपनी की शनाख्त आ रही है। मैं इसको कंपनी का शनाख्ती कार्ड कहता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके कंटेंट्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लिखना होता है। कंपनी का शनाख्ती डॉक्यूमेंट बना लिया, अब बनाएं AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिटेल्ड रूल्स है, डिटेल्ड रूल्स है। ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट था, मेमोरेंडम बता रहा था कंपनी क्या है, आर्टिकल्स बताता है कंपनी कैसे चलती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, यानी कि आप उसके रूल्स लिखेंगे, हम शेयर कैसे इशू करेंगे, हम डिबेंचर्स कैसे इशू करेंगे, हम अकाउंट्स कैसे बनाया करेंगे, हम ऑडिट कैसे किया करेंगे, हम ऑफिसर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, हमारे डायरेक्टर्स कौन होंगे, वो कहाँ से आएंगे, सारी चीज़ों के रूल्स आप इसमें बताएंगे। इसके ऊपर भी हमने एक यूनिट पढ़ना नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। तो आप पहले नाम चूज कर लेंगे, फिर मेमोरेंडम बना लेंगे, फिर आर्टिकल्स बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, मेमोरेंडम प्लस आर्टिकल्स प्लस एक डेक्लेरेशन देंगे, और ये डेक्लेरेशन आप उठा के जमा करा देंगे रजिस्ट्रार को। मेमोरेंडम बना लिया, आर्टिकल्स बना लिए, इन दोनों के साथ आप एक कागज़ पे एक डेक्लेरेशन देंगे कि मैं ये तस्दीक करता है या करती हूँ कि तमाम कवायद जो दिए गए हैं वो सही हैं और हमने कंपनी लॉ के सारे रूल्स को फॉलो किया है, और हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अगर आपको सही लगता है तो आप हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दें।
तो मेमोरेंडम आर्टिकल और एक इस तरह की डिक्लेरेशन, जैसे एक फॉर्म नहीं होता किसी चीज़ को रजिस्टर कराने का, जैसे कॉलेज का एक फॉर्म भर के आप जमा कराते हैं, तो उस तरह का एक फॉर्मेट पकड़ेंगे, अपने 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पकड़ेंगे, ये आपको बताता है कि आप क्या हैं और ये बताता है आप कैसे काम करेंगे। ये दोनों चीज़ें डिक्लेरेशन के साथ उठा के रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे। उसे कहेंगे ये वो सेटअप है जो हम रजिस्टर कराने लगे हैं, ज़रा इसको देखो, कोई मसला तो नहीं। अब आगे से 2 काम हो सकते हैं। हो सकता है यहां पे आपको वो रिफ्यूज कर दे, और हो सकता है वो यहां पे एक्सेप्ट कर दे। रजिस्ट्रार रिफ्यूज भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर रजिस्ट्रार आपको रिफ्यूज कर दे कि नहीं भाई ये आपकी कंपनी में नहीं रजिस्टर कर रहा, तो क्यों रिफ्यूज कर रहा होगा? उसको सही नहीं लगा होगा, कोई खिलाफ वर्जी होगी, कोई गड़बड़ होगी, तो कोई मेमोरेंडम में कोई गैर कानूनी चीज़ होगी, कोई कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं होगी। तो अगर वो आपको इनकार करता है तो वो आपको बताएगा कि वो इनकार क्यों कर रहा है, आपको डेफिशिएंसी बताएगा और आपसे कहेगा कि ये डेफिशिएंसी ठीक करके दोबारा अप्लाई कर दो, ये डेफिशिएंसी ठीक करके दोबारा अप्लाई कर दो। और जब आप डेफिशिएंसी ठीक करके दोबारा अप्लाई कर देंगे तो वो आपको रजिस्टर कर लेगा। लेकिन अगर वो आपको तंग कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि वो जान के आपको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसके खिलाफ SCCP में अपील भी कर सकते हैं, और फिर SCCP का फैसला जो होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। तो अगर वो रिफ्यूज़ कर दे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डेफिशिएंसी सप्लाई कर दें या आप SCCP को अपील कर दें, और फिर SCCP का फैसला फुल एंड फाइनल होगा। पॉजिटिव साइड पे आते हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको इशू कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब वो आपको कहेगा कि सब ओके है, आपका मेमोरेंडम अपने पास रजिस्टर कर लेगा। मेमोरेंडम रजिस्टर करने का मतलब है कंपनी रजिस्टर हो गई। जब आपका ये शनाख्ती डॉक्यूमेंट उसने रजिस्टर कर लिया ना आपके रूल्स के साथ, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब कंपनी को क्या एविडेंस मिलेगा कि मैं रजिस्टर हो गई हूँ? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताएगा कि ये कंपनी रजिस्टर हो गई है। इसमें 5 बातें होती हैं। कंपनी का नाम, किस डेट को रजिस्टर हुई है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, और फिर 2 तरह के स्टेटस आप बताते हैं कि ये पब्लिक या प्राइवेट में से कौन सी है, और ये लिमिटेड बाय शेयर गारंटी या अनलिमिटेड में से कौन सी है। बात समझ आ रही है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे 5 बातें कौन कौन सी हैं? नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट पब्लिक में से कौन है, और लिमिटेड बाय शेयर अनलिमिटेड गारंटी लिमिटेड में से क्या है। मिल गया सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने का क्या मतलब है? ये 5-6 लोग अब कलेक्टिवली मेंबर्स कहलाएंगे। ये 5-6 लोगों के इर्द गिर्द जो बाउंड्री आ गई है वो कंपनी की आ गई है। अब इन लोगों का एक्शन जो रूल्स के मुताबिक होगा वो कंपनी का एक्शन होगा। अब ये 5-6 लोग अलग हो गए हैं और एक वजूद बन गया, वो अलग है। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होगा इस कंपनी के शेयर कैपिटल होगा फर्स्ट के 50,000, और कहा होगा कि हम 5 बंदे 10-10 हज़ार रुपये देंगे। किसको देंगे? जब कंपनी बनेगी, बन गई कंपनी, अब कंपनी को पैसे दे दें। नहीं देंगे तो कंपनी केस कर सकती है। कितनी खुदगर्ज कंपनी है, आपने ही बनाई है, आप पे केस कर सकती है। लॉ कहता है वो एक अलग वजूद बन गया है। अब वो रिसीवेबल बुक कर लेगा अपनी किताबों में कि इन्होंने पैसे देने हैं, और पैसे नहीं देंगे तो पार्टली पेड अप शेयर वाला मामला आ जाएगा। तो अब तमाम वो लोग जिन्होंने साइन किए हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे। ये जो 5-6 जज्बाती लोग थे ना शुरू में, बड़े जोशीले से, इनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को रजिस्टर कराने का सोचते हैं, कंपनी अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं। ये सब के सब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के ओनर्स भी बने एंड तक आके। क्यों? कंपनी बनाने के लिए पैसे चाहिए। ये बड़े जोशो खरोश में कंपनी के बारे में सोचते रहे, फिर पता ही लगा कि कंपनी बनाने के लिए जो है 50,000 चाहिए, तो आपस में बांट लिया कि 10-10 हज़ार हम में से हर बंदा लेके आएगा। अगले दिन एक दोस्त वापस नहीं आया, घर पैसे मांगने गए थे ना,
एक दोस्त आया, उसका चेहरा लाल था, नज़रें झुकी हुई थी। उसने कहा मेरे वालिदैन ने मेरे जज्बात का एहतराम नहीं किया। तो पता लग गया कि 3 मेंबर्स रह गए, अब वही कंपनी बनाएंगे। ये बहुत ही खुदगर्ज सा माशरा है। कंपनी कमर्शियल सी चीज़ है। वो 5-6 दोस्त एंड तक आपके साथ तख्ती पे नाम खुद खुशखती के साथ लिखते रहे, लेकिन वो मेंबर नहीं बनेंगे। मेंबर कौन बनेगा? जो पैसे देगा। ये सारे प्रोमोटर्स रह जाएंगे। प्रोमोटर का मतलब है जो जोशो खरोश दिखाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, शोर मचाते हैं। जो लोग साइन कर देंगे इन डॉक्यूमेंट्स के नीचे और कहेंगे कि हम हैं शुरू के मेंबर्स, उनको एक नया नाम हम दे देंगे आज से ऑनवर्ड, सब्सक्राइबर्स। ये ऐसी है जैसे ये वाले भाई बार बार कह रहे हो कि टेलीनॉर की नई जो ऑफर आई है ना, क्या ही कमाल बात है, और ये 10 लोगों के सामने बैठ के बार बार कहें कि वो टेलीनॉर की जो नई ऑफर है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये है प्रोमोटर। ये प्रोमोटर ही रहेंगे जब तक कि ये उसे सब्सक्राइब नहीं कर लेते। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि अब ये सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहे, इन्होंने अपनी जेब से 200 रुपये कटवा के और वो ऑप्शन अवेल की, अब ये बन गए हैं सब्सक्राइबर। तो प्रोमोटर हैं वो जोशो खरोश दिखाने वाले लोग, और सब्सक्राइबर कौन है? आगे बढ़ के अवेल कर लिया, मेमोरेंडम आर्टिकल के नीचे अपने नाम पते अपनी सारी चीज़ें दी और कहा हम लोग हैं जो कंपनी को रजिस्टर कराने लगे। तो कंपनी जब रजिस्टर हो रही है तो यूँ समझें कि कंपनी के जितने वालिदैन हैं, कंपनी को बनाने वाले जो लोग हैं, वो अपने नाम पते भी देंगे कि हम लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। ये सब्सक्राइबर्स कहलाएंगे। और अब सब्सक्राइबर्स के ज़िम्मे वाजिबुल अदा होगा कि वो कंपनी को पैसे देंगे। अब ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये अपनी राइट्स रखती है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, इसमें सारा कुछ वैसे जैसे होता है। ये सारी बातों को जल्दी से इसकी इंग्लिश देखते हैं ताकि आपकी आज की मुसीबत तमाम हो। हमने इस सेक्शन को स्किप किया है। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सूटेबल नेम लेंगे रजिस्ट्रार से, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाएंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर फाइल कर देंगे ये डॉक्यूमेंट्स, जमा करा देंगे ये डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन वगैरह रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार से ऑब्टेन करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ एक डेक्लेरेशन भी देंगे। क्या डेक्लेरेशन? कि आपने लॉ और रेगुलेशन को कंप्लाई किया है। रजिस्ट्रार मेमोरेंडम और आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ तब रजिस्टर करेगा जब उसे पता लग जाएगा कि आप लॉफुल पर्पस के लिए बने हैं और इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट और इससे जो रूल्स कनेक्टेड है वो फॉलो हो गई है। इफ रजिस्ट्रार थिंक कि कोई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसा मैटर है जो लॉ के अगेंस्ट है, तो वो आपसे रिवाइज डॉक्यूमेंट मांग सकता है और आपको कह सकता है कि डेफिशिएंसी रिमूव करके दो। अगर एप्लीकेंट डेफिशिएंसी रिमूव नहीं करता तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर सकता है कि मैं आपको रजिस्टर नहीं करूंगा। उसके रिफ्यूजल के बाद या रिफ्यूजल से पहले अगर आप अपील करना चाहें तो अगर रिफ्यूज कर दे तो 30 दिन के अंदर, और अगर आपको शुरू में उसने कोई रीज़न नहीं दी और आपको भगा दिया तो उसकी भी 30 दिन के अंदर आप SECP के पास अपील कर सकते हैं और SECP का फैसला फुल एंड फाइनल है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा जो वो साइन करेगा। इस पे 4 बातें दी हुई होंगी। नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, हमने 5 बातें पढ़ी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर इस पॉइंट में कवर है। नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक है, और क्या ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड, और लिमिटेड है तो बाय शेयर्स है या बाय गारंटी है। बात समझ रहे? फिर क्या होगा, इफेक्ट्स क्या होंगे? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और बाद में आने वाले मेंबर्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। किस नाम से कहेंगे? जो सर्टिफिकेट में लिखा है। हम इन लोगों को कहेंगे लो जी ABC लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स आ गए। इट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। ये एक रजिस्टर्ड कंपनी के सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्लूडिंग कि इसमें परपेचुअल सक्सेशन। वो क्या था? बाद वाले आएंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकेंगे। स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा कंपनी का? जो आपने एप्लीकेशन में लिखा था कि हम प्राइवेट कंपनी है, हमारा ये रजिस्टर ऑफिस होगा, तो जो आपने एप्लीकेशन में लिखा था वो आपका स्टेटस होगा। सब्सक्राइबर सबसे पहले शेयर के मालिक बन जाएंगे अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली हुई। पर्सन नेम इन आर्टिकल एज प्रपोज डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। आपने आर्टिकल में लिखा था ये हमारे शुरू के डायरेक्टर्स होंगे, तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई वो लोगों का स्टेटस क्या हो जाएगा? वो डायरेक्टर्स बन जाएंगे।